हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब्त एंड ज़मींदार। सो लेट्स स्टार्ट। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। पीजेंट्री क्या होता है? पीजेंट्री होता है जो खेती बाड़ी नहीं करते लोग, उनको पीजेंट्री कहा जाता है। मतलब पीजेंट्स कहा जाता है उनको। वो जो वर्क करते हैं उसको पीजेंट्री बोला गया इधर। तो जो मुगल रूलर्स थे, जो मुगल की डायनेस्टी है, मुगल का जो किंगडम है, डायनेस्टी है जो मुगल डायनेस्टी, तो उनको इनकम भी तो आती होगी ना, उनको भी तो इनकम आएगी, तभी वो जब मुगल रूलर्स को इनकम आएगी तभी वो तो आगे अपना चला पाएंगे ना, मतलब अपना पूरा डायनेस्टी चला पाएंगे। अब देखो कोई ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि अब कोई इंसान है, ठीक है, उसके पास 3 किराएदार हैं, ठीक है, 3 किराएदार हैं और वो 3 किराएदार उसको मतलब किराया ही नहीं दे रहे। जैसे सोच लो कि किराएदारों को 10,000 तीनों किराएदारों को देना है और वो दे ही नहीं रहे हैं। वो 10,000 में मतलब वो एक भी पैसा नहीं दे रहे उनको, ठीक है। मैं जो 10,000 में उनको 30,000 मिलने हैं, तो 30,000 तो बहुत दूर की बात है, कोई तो 10,000 भी नहीं दे रहा। तो वही चीज़ आती है ना कि वो लोग दे ही नहीं रहे हैं उसको पैसे। अब उसको पैसे ही नहीं मिल रहे जब, तो वो अपना घर कैसे चलाए, ठीक है। वो 3 तो कर रहे हैं अपना गुजारा क्योंकि उनको किराया देना है उस बंदे को। अब देखो मैंने किसी को अपना घर रेंट पे दिया हुआ है, 3 लोगों को अपना घर रेंट पे दिया हुआ है, तो उन तीनों को मैं एक रूम का 10,000 चार्ज कर रही हूँ। उस एक रूम में मतलब पूरा सेटल्ड रूम है, बहुत बड़ा रूम है, उसमें एक ड्राइंग रूम, उसमें छोटू सा ड्राइंग रूम है, किचन के लिए अलग एरिया, वॉशरूम के लिए अलग एरिया, बेडरूम के लिए अलग एरिया। मतलब मैं उनको एक वेल सेटल्ड रूम दे रही हूँ, मतलब उसमें सब कुछ है उस रूम में, मैं उनको वो सेटल्ड रूम दे रही हूँ। अच्छा, तीनों को दे रही हूँ और फिर उस रूम का एक महीने का मैं 10,000 चार्ज कर रही हूँ। और वो जो तीनों किराएदार हैं उनमें से कोई भी मेरे को एक पैसा भी नहीं दे रहा। तो वो तीनों तो अपना कर रहे हैं पर उनसे मुझे इनकम नहीं आ रही। मीन्स उन 3 किराएदारों से मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। अब मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन जो मेरा घर होगा, जब मुझे पैसे नहीं मिल रहे, तो अब जो मेरा घर होगा वो मैं कैसे चलाऊंगी, है ना, क्योंकि मेरे को इनकम का मेरा सोर्स ही वही है कि वो मेरे को किराया देंगे, क्योंकि मैंने उनको अपना घर रेंट पे दिया, तो वो मेरे को किराया देंगे, तो मेरा घर चलेगा। तो वो मेरे को किराया ही नहीं दे रहे, तो मैं अपना घर कैसे चलाऊं। तो वैसे ही था कि मुगल रूलर्स थे जो, अगर उनको पीजेंट्स दे ही नहीं, मतलब पीजेंट्स उनको टैक्स ही नहीं दे, तो क्या उनका चलेगा? मीन्स उनका किंगडम में उनको चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो फर्स्ट का मीनिंग ये है, ठीक है। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट पे टैक्स टू हेडमैन और द लोकल चीफ्टेन। बहुत सारी प्लेसेस में जो पीजेंट्स होते हैं, मीन्स जो वो करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं जो लोग, वो अपने जो टैक्सेस होते हैं, उन्होंने, मैंने आपको बताया था ना, उन्होंने बनाए होते हैं मनसबदार, मतलब उनको एक एक अपना दिया होता है, एरिया दिया होता है कि उस पर आपको कलेक्ट करना है रिवेन्यू। तो बहुत सारे लोग हेडमैन्स को, लोकल चीफ्टेन्स को रिवेन्यू देते हैं। फिर वो जो टैक्स देते हैं, मतलब रिवेन्यू इन द सेंस टैक्स देते हैं, तो वो टैक्स जाएगा राजा के पास, ठीक है। तो फिर राजा को जो अपनी पूरी डायनेस्टी को संभालना है, वो सारा पैसा वो उसमें लगाएगा। उसके पास तो इन शॉर्ट है नहीं रहा ना, वो सारा लग तो उसकी डायनेस्टी पे ही रहा है ना। तो मतलब जो पीजे हम भी टैक्स दे रहे हैं, हम जो टैक्स देते हैं वो सारे जाते हैं सरकार के पास, ठीक है। सरकार के पास जा रहा है टैक्स, तो सरकार भी कोई अपने यूज़ के लिए थोड़ी कर रही है, सरकार भी तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए बना रही है चीज़ें। तो वही उसमें भी था, वो भी उन टैक्स से, जो वो टैक्स देते थे पीजेंट, सारे ही देते थे, पीजेंट्स नहीं देते थे, सारे देते थे टैक्स। तो मतलब इधर ज़्यादा बताया गया कि पीजेंट से ज़्यादा टैक्स नहीं देते थे। मीन्स मतलब जो वो, क्योंकि उनका हर चीज़ पे टैक्स लगेगा, पीजेंट से हर चीज़ पे टैक्स लगेगा, क्योंकि वो जितनी चीज़ करेंगे उन पर उतना टैक्स लगेगा। मतलब आप समझ रहे हो ना कि जैसे हम एक चिप्स का पैकेट ही लेते हैं, भले ही वो होगा 3 रुपये का, होगा 3 ही रुपये का, बट उस पर 2 रुपये टैक्स लगेगा, ठीक है ना। वो 2 रुपये जो टैक्स लग रहा है, वो टैक्स जाता है सरकार के पास, ठीक है। फिर वो सरकार उसी जो, मतलब कोई सिर्फ 2 रुपये थोड़े मिल रहे हैं,
पूरे जितनी भी चीज़ें सब पे टैक्स लगा होगा, वो सारी चीज़ें टैक्स वाले जितना भी टैक्स होगा वो जाएगा सरकार के पास, और सरकार उस टैक्स को हमारे हमारे इंडिया की मतलब वेल्थ में, मतलब वेल्थ इन द सेंस कि हमारी इंडिया के डेवलपमेंट पे लगाएंगे, उसकी ग्रोथ हो उस पे लगाएंगे, ठीक है। मतलब और संस्थाएं खोलेंगे, डेवलप करेंगे हमारी कंट्री को और ज़्यादा, तो उसमें वो यूज़ करेंगे उस टैक्स को, ठीक है। तो मुगल्स भी वही करते थे, मुगल्स भी छोटी छोटी चीज़ों पे टैक्स लगाते थे, चाहे वो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कम कम टैक्स ही हो, वो लगाते थे। तो वो सारा टैक्स जाता था मुगल रूलर्स के पास, और वो रूलर्स उस टैक्स को यूज़ करते थे अपने डायनेस्टी के ग्रोथ के लिए, अपनी डायनेस्टी की मतलब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। The Mughals used one term zamindars to describe all intermediaries, whether they were local headmen or villages or powerful chieftains. जो मुगल्स थे ना, हम नहीं कहते, अभी मुगल्स को छोड़ो, मुगल्स को साइड पे रखो 2 मिनट के लिए, जो ज़मींदार होते हैं हम नहीं कहते वो ज़मींदार है। तो मतलब ज़मींदार क्या, मतलब वो ज़मींदार होते हैं कि जिसके पास उस ज़मीन का लैंड हो, मतलब अभी ज़मीन का लैंड हो, मैं पर कुछ भी बोल रही हूँ ना, ज़मीन का लैंड हो, ज़मीन और लैंड एक ही होता है, मतलब उसके पास ज़मीन का वो पार्ट हो, जो पार्ट उसको किसने दिए, गवर्नमेंट ने दिए। और उस मुगल्स में भी वही सेम होता था, ज़मींदार जो उनको बोलते थे कि मतलब जो उनसे रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं ना, रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उनके पास जो ज़मीन का जो पार्ट है ना, मतलब जो ज़मीन का पार्ट है वो किसके अंडर है, ऐसे तो मुगल रूलर्स के अंडर है, मतलब उन्होंने किसको दिया, उन्होंने जिस भी चीफ स्टेन को दिया होगा या हेडमैन को दिया होगा, जिस भी उसके पास वो होगा, फिर चाहे वो पावरफुल हो चाहे नहीं हो, ठीक है, उसके अंडर वो होगा एरिया, ठीक है। और वो एरिया जिस इंसान के अंडर होता है उसको बोला जाता है ज़मींदार, ठीक है। तो वही था कि फिर चाहे वो ज़मींदार जितना बड़ा हो या जितना छोटा हो, कोई मैटर नहीं करता हो, ठीक है। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर Todarmal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for a 10-year period 1570 to 1580. On the basis of this data, tax was fixed on each crop in cash. Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops. This revenue system was known as Jat. जब्त जट नहीं जब्त, जट तो उसको बोलते थे जो जागीर उनको मिलता था। तो गाइस इसमें बताया गया कि अकबर का एक रिवेन्यू मिनिस्टर था। रिवेन्यू मिनिस्टर वो होते हैं मतलब जो पूरा एक सर्वे कंटेन करते हैं कि किस चीज़ पे कितना टैक्स लग, मतलब किस चीज़ पे कितने कितने की बेच रहा है कोई इंसान, किस चीज़ पे वो हम कितना टैक्स लगा रहे हैं, वो सब कुछ उसमें वो लिखता है। उसने 1 साल की रिपोर्ट बनाई है, और उसके अकबर का जो रिवेन्यू मिनिस्टर है उसका नाम है तोदरमाल, ठीक है। उसने एक बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से उसने एक सर्वे कंटेन किया, मतलब उसको पूरा एनालाइज किया, अपने पूरी डायनेस्टी को एनालाइज किया कि किस चीज़ पर कितना कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसने एक रिपोर्ट बनाई पूरी, ठीक है। जैसे हमने हमारे स्कूल्स में भी होता है, एक बार सर्वे कंटेन होता है कोई ना कोई, बहुत बार जैसे हमने जैसे बेसिक स्कूल्स में नहीं होता कि पूरा ऐसे चेक करने आते हैं कि क्या हो, मतलब जो किसी स्कूल को सीबीएसई कंसिडर करते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, ठीक है, वो भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तभी वो सीबीएसई कंडक्ट मतलब सीबीएसई उसको कंसिडर करेंगे। उसके सीबीएसई कंसिडर करने के लिए भी तो उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर जब वो सारी चीज़ों को पहले एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद उसके बारे में रिपोर्ट बनाते हैं, तो तोदरमाल ने भी वही किया था। उसने भी पहले 1 साल पूरे को एनालाइज किया, फिर उसकी एक पूरी डायनेस्टी को एनालाइज किया, फिर उसकी रिपोर्ट बनाई। फिर उस रिपोर्ट में उसने लिखा था कि हम किस चीज़ का कितना लगा रहे हैं, टैक्स कितना है। तो जिस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा टैक्स लग रहा था, बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत कम लग रहा था, उन्होंने उसके बेसिस पर उस टैक्स को फिक्स किया कि इतना सा ही टैक्स लगेगा। कुछ का टैक्स कम भी हुआ था और कुछ का थोड़ा सा बड़ा भी था, मतलब इतना टैक्स किया था कि कोई बंदा एक बार में दे पाए। यहाँ बहुत बार होता था कभी कभार फसल नहीं उग पाती थी इतने अच्छे से, तो वो उतने बहुत अच्छे से फसल नहीं उग पाती थी, तो उनको वही टैक्स देना पड़ता था जितना टैक्स होता था। तो वो बहुत बार ऐसी शिकायतें भी आती थी मुगल रूलर्स को कि हमारे पास अभी फसल इस बार अच्छी नहीं हुई तो हम टैक्स किस चीज़ का दें।
तो मतलब फसल ही अच्छी नहीं हुई तो हमारे पास टैक्स देने के लिए पैसे ही नहीं है, तो हम आपको क्या टैक्स दें। तो वो ये सब कंप्लेन आती थी। बट फिर जब उन्होंने 1 साल एनालाइज किया तो उधर मान लें उन्होंने जो पूरी रिपोर्ट बनाई, फिर उसके हिसाब से सारे क्रॉप का कैश में टैक्स हुआ। टैक्स मतलब जो इतना भी उनको कैश होना था उस चीज़ का कितना प्राइस है, कितना उसके ऊपर टैक्स लगेगा, सब कुछ उन्होंने सब कुछ उसके अकॉर्डिंग किया। ठीक है, फिर बहुत सारी जगहों पे ये सब चीज़ें हुई, बहुत सारी जगहों पे ये सब चीज़ें हो गई, मीन्स ये रिवेन्यू सिस्टम हो गया। ठीक है, मतलब उन्होंने कर लिया एक मतलब रिपोर्ट बना के, 1 साल की रिपोर्ट बना के उसके अकॉर्डिंग सारे प्राइजेस फिक्स किए, कितना टैक्स लगेगा कितना नहीं लगेगा, सब कुछ किया उन्होंने। और ये जो रिवेन्यू सिस्टम था ना, ये पूरा जो सिस्टम था उस सिस्टम को जब्त कहा गया है, जब्त। दिस रिवेन्यू सिस्टम इज नोन एज जब्त, ZABT। ठीक है, जब्त, जट नहीं है ये, जब्त है। ठीक है, ये एक रिवेन्यू सिस्टम है। ठीक है, जिसको कहा जाता है जब्त। तो बहुत सारी जगहों पे वर्क कर गया था सिस्टम, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे कर जाता है वर्क, क्योंकि बहुत सारी जिन जिन जगहों का देखा होगा उन जगहों को ही बनाए होंगे ना। बट बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे वर्क नहीं किया, जैसे कि गुजरात एंड बंगाल, उधर वर्क नहीं किया है सिस्टम। उधर सिस्टम ही अलग हुआ, क्योंकि उधर ये वाला रिवेन्यू सिस्टम वर्क ही नहीं किया उधर, क्योंकि उधर का अलग था ना बिल्कुल ही। तो उधर का बहुत बार अलग चले जाता था पूरा ही, इसके अकॉर्डिंग नहीं होता। कभी कभार फसल अच्छी उग जाती थी, बहुत अच्छी उग जाती थी, कभी कभार उगती नहीं थी, बिल्कुल नहीं उगती थी। तो उनका कुछ अलग ही चल रहा था, मतलब अलग इन द सेंस कि उनका इस रिवेन्यू सिस्टम के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो फिर उधर ही रिवेन्यू सिस्टम मतलब लागू नहीं किया गया। उधर सिर्फ कुछ जगहों पर ही रिवेन्यू सिस्टम वर्क किया, कुछ जगहों पर नहीं किया। जहाँ पे नहीं किया उधर ये रिवेन्यू सिस्टम लागू नहीं किया गया। ठीक है गाइस, तो गाइस अभी आप इसको नोट करो, फिर हम फिर से मिलते हैं। ठीक है, तो गाइस मेरे को लग रहा है आपको ये वाला समझ नहीं आया, कुबस रिवेन्यू वाला। तो गाइस मैं इसको एक बार थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मतलब इसमें था कि अकबर का एक रिवेन्यू मिनिस्टर था तोदरमल। उसने 1 साल पूरा अपने डायनेस्टी को एनालाइज, मुगल डायनेस्टी को एनालाइज करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई। ठीक है, उस रिपोर्ट में उसने लिखा था कि किस क्रॉप पे कितना टैक्स लग रहा है, किस चीज़ पर कितना टैक्स लग रहा है, कितने किस स्पॉट पे कितना टैक्स लग रहा है। मतलब उसने लिखा था हर चीज़ पे अभी कितना टैक्स लग रहा है और उसका ऐसे एक्चुअल प्राइस के उस पर टैक्स कितना लग रहा है, उसने ये लिखा था। ठीक है, फिर उसने जब अकबर को ये रिपोर्ट दिखाई तो अकबर ने देखा कि ये इसमें, तो फिर अकबर ने देखा कि तो इसमें हम कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, कुछ चीज़ों पे बहुत कम टैक्स लगा रहे हैं। तो फिर अकबर ने इसके हिसाब से टैक्स को चेंज किया कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगना चाहिए, किस चीज़ पर कितना कम लगना चाहिए, किस चीज़ पर कितना ज़्यादा लगना चाहिए। तो अकबर ने सब कुछ चेंज किया। ठीक है, तो फिर जब कुछ जगहों पे हुआ कि ये रिवेन्यू सिस्टम वर्क कर गया, मतलब कुछ जगहों पर रिवेन्यू सिस्टम का असर था वो बहुत अच्छे से हुआ। रिवेन्यू सिस्टम के कारण बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ, मतलब उधर कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि टैक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, टैक्स बहुत कम हो रहा है। उधर ये सब प्रॉब्लम नहीं है, उधर बहुत आसानी से हुआ है सब कुछ। ठीक है, और ना कुछ जगहों पे ऐसा था जैसे कि गुजरात एंड बंगाल में ये रिवेन्यू सिस्टम वर्क नहीं किया था। इस रिवेन्यू सिस्टम में वर्क नहीं किया, मतलब ये जो था ना पूरा जो सिस्टम था ये वर्क नहीं किया गुजरात और बंगाल में। और ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ पर ये वर्क नहीं किया। ठीक है, तो जिन जगहों पर ये वर्क नहीं किया ना उन जगहों पर अकबर ने इसको लागू भी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अगर जहाँ पे वर्क नहीं कर रहा अगर उधर हम लागू करेंगे ये रिवेन्यू सिस्टम तो ये ना उधर उसकी जगह की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। और इस रिवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा जाता है, जट नहीं जब्त। जट कहा जाता है जागीर को और जब्त कहा जाता है रिवेन्यू सिस्टम को। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम थोड़ा सा बुक से कर लेते हैं, आप सबकी बुक में लिखा हुआ है तो ये ऐसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। दिस रिवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन could survey the land and keep very careful account. This was not possible in provinces such as गुजरात एंड बंगाल। ये बात मैंने आपको बता दी कि कुछ जगहों पर वर्क कर गया था, कुछ जगहों पर वर्क नहीं किया था। ठीक है, in some areas the जमींदार exercised a great deal of power
the exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion। मतलब कुछ जगहों पे था कि जो ज़मींदार थे ना, उनको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू भी मिला था, उनकी बहुत अच्छे से इनकम हो रही थी, ठीक है। पर कुछ जगहों पे हो रहा था कि जो मतलब कुछ जगहों के जो ज़मींदार थे ना, वो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जा रहे थे। तो ये कारण बन रहा था मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन और ज़मींदारों के बीच में लड़ाई का कारण बन रहा था। क्योंकि जब ज़मींदार को ज़्यादा रिवेन्यू मिला तो उनको लगा कि हमारे पास ज़्यादा पावर आ गई है। उनके पास पावर तो आ ही गई थी ज़्यादा, बट क्या हुआ, इसी पावर, ये जब पावर आई ना उनके हाथ में, तो इसी पावर के कारण उन्होंने मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही झगड़ा मोल ले लिया। तो उन्हीं के साथ उन्होंने झगड़ा कर दिया, मतलब उनके साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दी उन्होंने। समटाइम्स ज़मींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइज इन रिबेलियन अगेंस्ट मुग़ल अथॉरिटी। कुछ जगहों पर था कि जो ज़मींदार और पीजेंट थे ना, जो सेम कास्ट के थे, वो कर रहे थे, वो दोनों साथ में मिलकर, मतलब साथ में मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ चालें चल रहे थे और उनके साथ लड़ाइयाँ हो रही थी। इसलिए मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई, क्योंकि कुछ पीजेंट्स और ज़मींदार साथ में मिल गए थे, जिनके कारण मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही वो सारी लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी डायनेस्टी में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। These peasant revolts challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century। तो ये जो पीजेंट्स के साथ ये जो लड़ाइयाँ हो रही थी, पीजेंट्स का विद्रोह हो रहा था, ज़मींदार का विद्रोह हो रहा था, जो साथ में मिलकर ये सब लड़ाइयाँ कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो वो एक कारण बन रहा था कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेबिलिटी हिल जाए। स्टेबिलिटी इन द सेंस कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन जो इतने टाइम से चलता आ रहा है, इतने टाइम से जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेबिलिटी को ख़त्म कर रहे थे, कि मतलब कि अब बस ये डायनेस्टी इसी सेंचुरी में ख़त्म हो जाए, आगे नहीं जाए डायनेस्टी, इनका ये मतलब था। और ये 17th सेंचुरी तक ऐसा शुरू भी हो चुका था, ठीक है। तो गाइस ये इतना ही था, मैंने जब आपको टाइम दिया था, आई होप आपने नोट किया होगा। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो लाइक क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो गाइस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस। गाइस मैं आपको अभी भी टाइम देती हूँ, आप कर लो नोट, जो शायद मेरे ख्याल से आपने नहीं किया होगा नोट, आप कर लो एक बार नोट। बाय गाइस।